नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। आज भादो पूर्णिमा के इस बार भादो पूर्णिमा की रात से साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रखा है। ऐसे में आध्यात्मिक रूप से इस पूर्णिमा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। वैसे तो पूरे साल पड़ने वाली पूर्णिमा खास होती है, मगर इस पूर्णिमा का प्रभाव अलग ही प्राप्त होगा। इसे देवताओं ने भी विशेष माना है। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को खगोलीय घटना माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। आज लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत और विदेश की भौगोलिक स्थिति पर भी देखने को मिलेगा। और इस पर हमारे साथ आज खास चर्चा के लिए ज्योतिष आचार्य हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, जो आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से इसका असर होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, आपको कितनी सावधानियां बरतनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने वाले हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद शुक्ला जी, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य वानी आर्या यहाँ पे मौजूद रहेंगी, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य सैवी सिंह रहने वाले हैं, वही हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अलंकृता मानवी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। ज्योतिष आचार्य राजपुरोहित मधुर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, जो आपको समझाएंगे क्या सावधानियां आपको बरतनी है, किन राशियों पे कितना असर इस चंद्र ग्रहण का होने वाला है और किन राशियों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज पड़ेगा सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। आज दोपहर 12:57 से लगा सूतक। मंदिरों के कपाट हुए बंद। आज दो दुर्लभ संयोग हैं। पहला, आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा, साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आज रात 9:57 से लगने जा रहा है। आज भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसे पितृ पूर्णिमा और श्राद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसके बाद अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इन 15 दिनों के दौरान लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं, जिसे तर्पण कहते हैं। लेकिन इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष का आरंभ भी चंद्र ग्रहण के साय में होगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक 7 अगस्त को दिन में 12:57 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग चुका है। ग्रहण स्पर्श करेगा रात्रि 9:57 पर। ग्रहण मध्य में होगा 11:41 पर और मोक्ष को प्राप्त होगा 8 सितंबर देर रात 1:27 पर। नंगी आंखों से इसे देखना नहीं है, बाहर नहीं निकलना। इससे जो विकिरण निकलती है वह शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। और चंद्रमा मन को प्रभावित करने वाला ग्रह है, और चंद्रमा में जब ग्रहण लगता है तो ऐसे पे जाने से, ग्रहण देखने से मन में विकृतियां उत्पन्न होती हैं, मनोरोग की संभावना होती है। शिव पूजा प्रक्रम तो अपने 9:30 बजे तक का था। श्रृंगार मंगला सब हो गए ठाकुर जी के, और सब मंदिरों के कपाट बंद हो गए। 9:30 से सूतक चालू हो गए, और रात को 10:30-11 से गेंद का स्टार्ट होगा। 11:30 पे मध्याह्न होगा, 1:36 पे मोक्ष होगा पूरा। इतना ही नहीं, दशकों बाद श्राद्ध पक्ष में दो ग्रहण लग रहे हैं। इसकी शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है, तो समापन पर सूर्य ग्रहण है। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक नहीं लगेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना उत्तम माना गया है, जिससे पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या होगा इसका पूरा विधि विधान, साथ ही श्राद्ध पक्ष में 2 ग्रहण पड़ने का क्या होगा शुभ अशुभ फल, कैसे करें इसका निदान, इन सब पर करेंगे बात। तो अब जल्दी से आपके मन में जो सवाल बने हुए हैं उन्हें खत्म करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अलंकृता मानवी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:57 पे होगी, लेकिन सूतक लग चुका है, इसका क्या महत्व होता है, इसके क्या मायने होते हैं? देखिए, सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे एनर्जी के सोर्सेज हैं पूरी पृथ्वी के लिए, और जब ग्रहण लगता है, और आज का जो ये चंद्र ग्रहण है, इस ग्रहण के 108 दिन बाद तक पृथ्वी पे इसका असर रहता है। और सूतक काल का तो बहुत बड़ा एक मतलब होता है। देखिए, जब सूतक लग जाता है उस समय सिर्फ छोटे बच्चे और रोगी और या गर्भवती महिलाओं को छूट होती है, वरना सूतक काल के दौरान आपको जो है वो जप तप और ध्यान साधना करने के लिए कहा जाता है। सूतक काल में किसी वाद विवाद में ना फंसें। सूतक काल में
आप जो है वो जब तब करें। और बहुत से लोग जो है अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं, और जो घर में आपके कुछ बना भी होता है या जो आपके घर में सामग्री होती है उसमें भी हम तुलसी डाल देते हैं। और कहा जाता है कि ग्रहण के बाद दोबारा से सब उस सामान का हम खाद्य पदार्थों का हम प्रयोग नहीं करते, घर को अपने स्वच्छ करते हैं। और देखिए, एक तरह से जब पृथ्वी से पूरा चंद्रमा ढक जाता है और 3 घंटे 29 मिनट तक जब ये ग्रहण रहेगा, उस समय पे तो बिल्कुल ही हमें कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि भोजन जो है वो नहीं करना होता, शौच भी नहीं जाना होता। उसका भी एक बहुत गहरा कारण है कि हमारी आपान वायु जो है उसका संचार जब हो जाता है तो बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जो उस वक्त तो असर नहीं डालते, लेकिन उसके बाद रोगों का कारण बन सकते हैं। 108 दिन तक पृथ्वी पे इसका असर रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब जब ये ग्रहण लगा है उसके बाद जो है वो जल से जुड़े हुए सैलाब, भूकंप और बहुत सारी उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है, सामाजिक उथल पुथल। और जहाँ पे हम बात करें तो बहुत सारी उथल पुथल आपको अभी भी इन 14 दिनों में, और खासकर सूर्य ग्रहण से समाप्त हो रहे हैं हमारा पितृ पक्ष। जब सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण एक ही महीने में लग जाते हैं तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होता है। और अब आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज से पूरा विश्व जो है वो जूझ रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा। और इस बार जो मॉनसून है वो कितना भारी पड़ा है हमारे पूरे देश में, कितना राज्यों में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, जनजीवन कितना ज़्यादा जो है वो एक तरह से दुखदाई स्थिति में पहुंच गया है इस जल से जुड़े हुए सैलाबों को लेके। अभी भी अब सतर्क रहने की ज़रूरत है और जब तब की ज़रूरत है। जिन गुरुओं को आप मानते हैं उन गुरुओं का नाम लें, गायत्री का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री का जाप करने से बहुत फ़ायदा होता है और ख़ासकर महामृत्युंजय के जाप में भी बहुत शक्ति है। और बहुत बार अगर आप अभिषेक भी अपने घर में करते हैं और ख़ासकर काल भैरव का नाम से शुरुआत करते हैं तो आपके घर में जो है वो सुरक्षा रहती है। ऐसे में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल निषेध होते हैं, नहीं करने होते। उनमें से कई कार्य तो ऐसे हैं कि आपको बिना मतलब का वाद विवाद भी नहीं करना होता। बहुत से लोग जो हैं वो सोते भी नहीं हैं ग्रहण के इस काल में, सिर्फ जप तप में लगते हैं। और जब ये समाप्त होगा यानी कि 1:26 पे, उसके बाद भी लोग जो है वो स्नान करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो जो गंगा मैया है वहाँ स्नान करते हैं। यहाँ तक कि इसका पूरा असर आपके जनजीवन पे पड़ता है, पशुओं पे पड़ता है, पूरे वातावरण में पड़ता है। तो बहुत से लोग तो जो हैं वो इसको अपने पशुओं के ऊपर भी जो है वो उन्हें कवर करके रखते हैं। तो आप सोचिए कि मतलब लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता, वो इसे खगोलीय घटना कह के बता देता है। और कई बच्चों को आजकल शौक है कि वो इसे देखें। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण जब लगता है तो उस वक्त आपको ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसीलिए आप देखिए मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं और हम प्रभु के लिए भी एक तरह से शोक मनाते हैं कि प्रभु ये जो घटना हो रही है। और इसके पीछे की बहुत बड़ी एक पौराणिक कथा है कि किस तरह से जो राहु और केतु हमारे 2 ग्रह हैं वो श्रापित करते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्र के बीच में आ जाती है और राहु केतु का श्राप जो है वो पूरी पृथ्वी पे लगता है। इस कारण से हम सूतक को मनाते हैं, एक तरह से शोक मनाते हैं जब तप करके। लेकिन आज के दिन आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा सकते हैं। आज के दिन किया हुआ जप तप जो है वो कई 100 गुना ज़्यादा फलदायक होता है आम दिनों से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जप तप करना बेहद ज़रूरी होता है। सेवी जी, जब हम बात करते हैं सूतक की तो अलंकृता जी ने बताया कि सूतक के दौरान ये शोक मनाने का टाइम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की, इसका कितना असर होता है? जी देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो कहा जाता है हमारी पुराणों में कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक ग्रह माना गया है
और साथ में सूर्य जो है वो हमारी आत्मा को डिनोट करता है, और ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जिन्हें आप नेकेड आई से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे नज़दीक ग्रह जो पृथ्वी के माना गया है वो चंद्रमा है। 3,84,400 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है हमारी पृथ्वी से, और ये सबसे ज़्यादा अपनी आकर्षण शक्ति की वजह से, इसके अंदर इतनी आकर्षण शक्ति है कि ये ग्रह जो है ये सबसे ज़्यादा तीव्र तरीके से किसी भी चीज़ को प्रभावित करता है। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये तो साइंस भी बिलीव करती है कि 70% पानी, जल तत्व जो है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब ऐसे में जो ज्वार भाटा आता है, जो सुनामीज आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी समुद्र की जो लहरें हैं वो अगर ऊपर नीचे हो सकती हैं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति की ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा तीव्र तरीके से देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो है वो सबसे पहला प्रथम श्राद्ध जो था वो है, यानी कि पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो सबसे पहले चंद्र ग्रहण से हो रही है, और इसका जो समापन है वो सूर्य ग्रहण से होगा। आमूमन आप देखेंगे कि साल में ये जो खगोलीय घटना जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकली हम, कि साल में 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण जो है वो पड़ते ही हैं, लेकिन इसका प्रभाव तब ज़्यादा अधिक हो जाता है जब ये दृश्य होते हैं। सबसे पहले जो ये चंद्र ग्रहण आज दिख रहा है ये भारत में दृश्य होने वाला है, और भारत के अतिरिक्त भी ये कई सारे ऐसे देश और दुनिया के कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे ये दिखने वाला है, जैसे कि एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, यूएसए में, साथ में ब्राज़ील में, कई सारे यूरोपियन देशों में भी, और साथ के साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी। और इसी के साथ 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। तो जब 15 दिन के अंतर्गत 2 ग्रहण साइमल्टेनियसली पड़ते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को ये भी समझ आए कि इसका प्रभाव किस तरीके से देखने को पड़ता है, कैसे देखने को मिलता है। क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन होता है कि मैम अगर हमारी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ये चंद्र ग्रहण विजिबल नहीं है तो क्या इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा मनसो जायते, यानी कि चंद्रमा आपके मन का कारक ग्रह है, तो आप देश दुनिया के किसी भी भाव में क्यों ना रहते हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ता ही है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कितना मजबूत है या कितना वीक है, वो ये डिटर्मिन करता है कि इसका प्रभाव आपके ऊपर कितना ज्यादा प्रबल होगा। अब ये जो ग्रह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग पार्ट्स में दिख रहा है। 2021 में आप देखेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण था वो पड़ा था, और साथ में ये जो चंद्र ग्रहण थे वो विजिबल थे, और साथ में 2022 में, 2023 में ये जो खगोलीय घटना है ये बार बार घटित हुई है। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि श्रीलंका में बहुत बड़ा राजनीतिक जो एक संकट था वो आया था। साथ में जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या की गई थी, और इसी के साथ में पाकिस्तान में महाभूकंप आया था, मंकी पॉक्स की महामारी फैली थी, चाइना में प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें लगभग 132 लोगों को, अपनी जो यात्री थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और इसी के साथ तंजानिया में भी प्लेन क्रैश हुआ था। और ये आप देखेंगे कंटिन्यूसली, कंसेक्यूटिवली इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो घटित हुई हैं। अभी भी देखिए चंद्र ग्रहण आया नहीं है, अभी चंद्र ग्रहण आज पड़ा है। इसी के साथ में अभी थोड़े समय पहले ही वो न्यूज़ आ रही थी कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, और आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, ये ग्रहण जो है ये भी समझना चाहिए कि ये लग कहाँ रहा है। ये ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि एक आर्थिक राशि मानी जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था को गवर्न करने वाली, और हमारे भारत जी सैवी जी, हम बात करेंगे राशियों पर भी। उससे पहले मैं वानिया जी से समझना चाहूंगी कि ग्रहण का क्या असर होगा, ये हमें बताया सैवी जी ने, लेकिन जब हम बात करते हैं वानिया जी कि किन राशियों पर इसका असर होगा, किन राशियों पर इसका असर नहीं होने वाला है, क्या इस दौरान करना शुभ होता है, क्या शुभ होता है, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ग्रहण लगने वाला है 9:57 पर, उससे पहले वो उन्हें ये जानना जरूरी है उनके लिए कि उन्हें अभी क्या नहीं करना है इस दौरान। वानिया जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ग्रहण के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सूतक काल चंद्र ग्रहण का होता है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। बेसिकली ये एक सेलेस्टियल इवेंट है। ग्रहण का मतलब डरना नहीं होता हमेशा, ग्रहण का मतलब अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करना भी होता है और अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को निकालना भी होता है। डेफिनेटली ग्रहण का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत सारी रिसर्चेस में, चाहे वो इंडिया में हुई चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुई, इसका बहुत सारा इम्पैक्ट था। ग्रहण पर आज भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। ग्रहण खाली सूर्य चंद्रमा पे नहीं, और भी प्लैनेट्स पे लगता है, और भी एस्टेरॉइड्स पर लगता है। ये एक कंप्लीट सेलेस्टियल इवेंट है। ग्रहण में जो रेडिएशंस निकलती हैं, स्पेशली जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस निकलती हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, आज का जो ग्रहण है इसको ब्लड मून भी कहा जा रहा है।
कैसा ये दिखने में आएगा, इस पर हम बात करते हैं। जब आप किसी तांबे के बर्तन को थोड़ा सा मांजते हो तो क्या जो वो शेड निकल के आता है उस तरह का आपको आज ये दिखेगा। जब 11 बज जाएंगे तो ये 4 फेजेस में है, जो आज का ये ग्रहण है ये टोटल 4 फेजेस में है, तो इस तरह का आपको कुछ दिखेगा। लेकिन इसका जो कलर है वो कितना रेड तक जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपके एनवायरनमेंट का AQI इंडेक्स है वो कैसा है, आपके एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। ग्रहण, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। जैसे मेरे और भी रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट ने बताया, कहीं ना कहीं ये हमारी मेंटल हेल्थ और ये हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा हिट करता है। ग्रहण के दौरान मानसिक जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि ये साफ है कि इस दौरान हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रहण के दौरान अगर आप मेडिटेशन करते हैं इसका भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट होता है। चंद्र ग्रहण का किस राशि पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और कहां-कहां इसका असर देखने को मिल सकता है, अयोध्या के ज्योतिषाचार्य प्रवीण शर्मा ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में पूरे विस्तार से जानकारी दी है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये जो चंद्र ग्रहण है ये भादो मास की शुक्ल पक्ष जो कि आज पूर्णिमा तिथि है, रविवार है, लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर है और शतभिषा नक्षत्र पर है। कुंभ राशि पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है, मतलब पश्चिम का जब हम विचार करते हैं तो कुंभ राशि से करते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम दिशा का रिप्रेजेंटेशन ज्योतिष में माना जाता है, यानी पश्चिमी दुनिया पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो वर्षा से चल रही तबाही है, वर्षा में अब कमी आ जाएगी। अब इधर आप देखेंगे ग्रहण के प्रभाव से 15 दिन बाद से ही वर्षा में कमी आना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ये अग्नि तत्व का हिसाब किताब इसमें बन रहा हुआ है। अग्निमंडल में ग्रहण लग रहा है, तो अग्निमंडल में ग्रहण लगने के नाते अग्नि का प्रभाव बढ़ेगा। अग्नि के प्रभाव से नेत्र रोगों में वृद्धि हो सकेगी, अग्निकांडों में वृद्धि हो सकेगी और चोरी डकैती की भी घटनाएं बढ़ सकती हैं, अपराध बढ़ सकता है। तो कई राशियों पे भी कहा जा रहा है कि इसका असर होने वाला है। तो हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में है, उन्हीं से ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। डॉक्टर अलंकृता हमारे साथ है यहाँ पर। जब हम बात करते हैं डॉक्टर अलंकृता की कौन कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा सावधान होगा, जिन्हें खतरा सबसे ज़्यादा है इस ग्रहण के दौरान। देखिए, कुंभ राशि को विशेषकर सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुंभ राशि पे सबसे ज़्यादा इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो वृश्चिक राशि है उसमें भी आप देखेंगे जो राशियां जल तत्व से जुड़ी हुई हैं, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, खासकर उन 3 राशियों को थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत है और कुछ ऐसे ईश्वरीय कर्म करके अपने आप को सुरक्षा में रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आने वाला हर संकट या हर दुविधा जो है वो उनकी दूर हो जाए। हालांकि मनोस्थिति उनकी इन 3 राशियों की जो है वो थोड़ी सी बिगड़ी रहेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी और डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों और गुरुओं की सलाह ज़रूर लीजिएगा इस पूरे साल। और इसके साथ साथ कोई भी बड़ा काम करने से पहले या कोई भी, जैसे कि आप घर बदलें, वाहन बदलें या कहीं आप यात्रा के लिए निकलें, तो वो बहुत ही सतर्कता के साथ यात्रा आरंभ करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर ये जो ग्रहण है इसका असर सबसे ज़्यादा होगा और ग्रहण के 108 दिन बाद तक जो है वो असर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वरीय कवच में रखने की ज़रूरत है। अपने आप को उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से आप जो है वो हमेशा उस बनाए रखें और जप तप में लगे रहें। और ख़ासकर देखिए, ये जो इस बार का जो ये चंद्र है वो हम सभी जानते हैं कि उसको रेड मून कहा जाता है, और वो जो लाल मून है वो इस वजह से है कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकरा के, जैसे कि जो ब्लू लाइट है और जो येलो लाइट है, वो तो उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, तो वो तो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जो लाल रंग की वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, तो वो टकरा के लाल जो रेडिएशन है वो पूरी चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा जो है वो हमें लाल दिख रहा है। और लाल रंग अपने आप में जो है वो संकेत होता है खतरे का, और संकेत होता है कि अब
अब जो आपदाएं हैं उनसे अब हमें बचना चाहिए। यानी कि कई तरह के खतरे का कई तरह संकेत के ये खतरे चंद्र ग्रहण ऐसे दे रहा होंगे है। और आपके सामने जो है, क्योंकि हम पर अभी खतरा नहीं आया तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे जो आसपास हमारे बहन भाई हैं जो ये जल सैलाब में जिनके घर डूबे हैं, जिनके परिवार गए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा खेद होता है। तो बिल्कुल, अब यानी कि जो कई है ऐसे खतरे इन्वायरमेंटल हैं, इश्यूज, जिनसे क्लाइमेट लोगों को बचने की और बिल्कुल। सतर्क रहने की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन बिल्कुल। जब हम बात करते हैं सैवी जी कि कई राशियों पे इसका असर पड़ रहा है जिन्हें सावधान रहना होगा, क्या ऐसी भी राशियां हैं जिन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्रहण की स्थिति जब भी आती है, ये मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा जो है वो लेकर आती है। इसीलिए ये कहना कि इसका किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा गलत है, वो मिसलीडिंग है। तो इसी वजह से सभी को सावधानी जो है, प्रिकॉशन जो है वो ज़रूर बरतना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें करके ही आप अपने लिए ये जो ग्रहण की ऊर्जा है उसका जो प्रभाव है उसे कम कर सकते हैं। मानसिक जाप करना, दान करना, पुण्य कर्म करना, अगर आप हिंदू समाज से आते हैं तो बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे यहाँ पे कि दान करना, पुण्य कर्म करना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह के ऐसे दान में- करने चाहिए जी इस दौरान? बिल्कुल, आप क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्रमा से जुड़े हुए, चंद्रमा जिन वस्तुओं के कारक है उनसे संबंधित जो दान है वो करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण दान होता है अगर आप कच्चे चावलों का दान जो है वो इस समय ज़रूर आपको करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कौन सी राशि है। हर राशि वाले को इस समय के दौरान जो है वो कच्चे चावलों का दान ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी राशि में शनि की राशि से प्रभावित हैं, अगर आप कुंभ राशि या मकर राशि से प्रभावित हैं, तो ऐसे में आपको उसमें थोड़ी सी काली उड़द की जो दाल है वो भी मिक्स करके जो है वो ज़रूर आपको दान करनी चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ जो है वो मिलेगा। आटा आप दान दे सकते हैं, गेहूँ नहीं, क्योंकि गेहूँ सूर्य के प्रतीक हैं, सूर्य के कारक हैं, तो गेहूँ नहीं लेकिन आटे का दान जो है वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मैं पहले कह रही थी कि ये ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में लग रहा है और हमारी देश की कुंडली से ये दशम भाव यानी कि राज्य की भाव की राशि है। तो इस समय आप देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था में कई सारे उठापटक जो है वो होने वाली है। हमारे देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा धक्का जो है वो इस चंद्र ग्रहण की वजह से लगने वाला है। लेकिन हम बच क्यों जाएंगे? क्योंकि जुपिटर जो है, जुपिटर इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो यानी कि अगर आपकी कुंभ राशि भी है और आपकी राशि में भले ही ग्रहण लग रहा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है वो अभी अतिचारी चल रहे हैं, लेकिन नेचुरली एक बेनिफिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। तो जब ये उस भाव को देखते हैं तो वहां से आने वाली जो परेशानियां हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम भी करते हैं। तो इसीलिए जो इस समय के दौरान हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश के जो अन्य नेता हैं जो आगे बढ़ के कुछ भी डील्स कर रहे हैं ऑन द ग्लोबल फ्रंट, ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, उसमें हो सकता है कि जितना फायदा हमने एक्सपेक्ट किया हो उतना शायद हमें ना मिले। तो थोड़ी सी कमी उस चीज में देखने को मिले कि व्यापारी वर्ग को थोड़ी सी मंदी जो है अपने बिजनेस में देखने को मिल सकती है। और राशियों के साथ साथ लोगों पर इसका असर तो होगा, लोगों पे भी वैश्विक इसका स्तर पे असर भी जो है वो असर दिखाई पड़ेगा। देने वाला है। कृषियों पर इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा कृषि वर्ग पर भी, खड़ी फसलों में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ नजर आता है। और जैसे कि उन्होंने पहले ही बताया कि अभी शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद, ये दो नक्षत्र जो है जुपिटर और मंगल के जो नक्षत्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो जैसे ही चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, आगे आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बरसात में आपको कमी लगेगी। लेकिन क्योंकि पहले फसलों को इतना नुकसान हो चुका है और फिर अभी एकदम से बरसात में कमी आएगी, तो इस वजह से भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि महंगाई में वृद्धि होती हुई भी आपको नजर आने वाली है। कहीं ना कहीं सावधान रहने की लेकिन जरूरत है यहाँ पे वानिया जी, क्योंकि हम लगातार मंत्रों की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इस दौरान हमें मंत्र करने चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना बहुत फायदेमंद होता है। वो कौन से मंत्र है, किस प्रकार के वो मंत्र है जिसका उच्चारण करना चाहिए? देखिए, इस दौरान क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो यहाँ पर चंद्रमा के मंत्रों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इस दौरान जो है आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके में विबंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। हालांकि गायत्री मंत्र सूर्य को डिनोट करता है, लेकिन गायत्री मंत्र आपको जीवन में एक प्रोटेक्शन देता है, एक कवच की तरह। इसके अलावा जो है आप चंद्रमा के मंत्र भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये सारे मंत्र कर सकते हैं।
इसके अलावा आप अपना गुरु मंत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में एक कवर शील्ड की तरह एक्ट करता है, जो हमें हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें जो है ये अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट करता है। अगली बात करते हैं, आप दुर्गा कवच भी कर सकते हैं। दुर्गा कवच में आपकी बॉडी के एक एक पार्ट के लिए प्रोटेक्शन होती है, चाहे आपकी आंखें हैं, आपकी नेत्र हैं, आपके नोज की रक्षा, आपके फेस की रक्षा, एक एक हर बॉडी पार्ट की प्रोटेक्शन है। तो आपको अगर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, आप शिव तांडव स्रोत सुन सकते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं। बट एक पॉइंट जो आपको बहुत खास ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जितने भी जाप होंगे मानसिक जाप होंगे। इस टाइम पर मंदिरों के कपाट जो होते हैं बंद होते हैं, क्योंकि ईश्वर जो होते हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी एंग्जाइटी लगता है, थोड़ा सा आपको लगता है डिप्रेसिव फील हो रहा है, तो आप यहाँ पर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे देश में अभी ऑलरेडी जो है आपने पंजाब फ्लड्स देखे, और भी बहुत एरियाज में जलीय घटना, सेलेस्टियल इवेंट्स जिसमें सुनामी, अर्थक्वेक और वॉल्केनोज जैसी स्थितियां आपको अगले 45 दिन तक देखने को मिलेंगी। किसी भी ग्रहण का इम्पैक्ट नेक्स्ट 45 डेज तक मिनिमम रहता ही है, जो मैं बेयर मिनिमम कह रही हूँ। तो आप देखेंगे और भी बहुत सारी, गोल्ड का रेट जो है एकदम हाई जाएगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल आने वाली है। अगर हम सत्ता की बात कर लेते हैं तो कोई ना कोई बड़ा नेता अपने पद से जो है रिजाइन करेगा। जनता जो है सरकार के खिलाफ जाएगी, क्योंकि शनि जो है अभी वक्री है। शनि हमारे जीवन में मासेस का कारक होता है। इस टाइम पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसा होगा कि जहां पर जो देश की जनता है वो सरकार के साथ सिंक में नहीं होगी, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं है, जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, वो होने जा रहा है या हो अनएक्सपेक्टेड सकता चीजें जो है। हैं आप देखेंगे, और स्पेशली जलीय घटनाएं बहुत सारी देखेंगे। ठीक है, और देश भर में हम देख भी रहे हैं आपदा जो है वो लगातार आ रही है, प्राकृतिक आपदाओं को हम देख रहे हैं। पंडित अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित अरविंद शुक्ला जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जो गर्भवती महिलाएं इस वक्त हमें सुन रही हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, कितनी सावधानियां उन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान बरतनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, और क्या बरतनी चाहिए कैसे ये बताता हूँ। और ख़ास करके ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है, और चंद्रमा विशेषतर जो है स्त्री कारक ग्रह है। तो इसमें जो भी कुछ परेशानी अत्यधिक आएंगी वो महिला जो है वर्ग के ऊपर ज़्यादा आएंगी, क्योंकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है और स्त्री तत्व का मेन कारक है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा तो सावधानी ये बरतनी है कि जिस टाइम पे मेन गर्भ ये जो ग्रहण काल हो, उस टाइम पे जो है बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और शायद बाई द वे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी स्थिति है कि बाहर निकलते हुए कहीं कोई थोड़ी सी भी छाया ऊपर की पड़नी है, तो पूरी तरह से अपने शरीर को और ख़ास करके अपने जो है पेट को ढक के निकले। एक बात तो ये। दूसरी बात, उस टाइम पे आप जो है अपने पेट में चंद्राकार, या तो एक गोलाकार जो है गाय के गोबर से कर लें या चंद्राकार कर लें, एक ये करना है। उसके साथ साथ जिस टाइम से ये ग्रहण लगे और जिस टाइम तक ये ग्रहण चले, उस टाइम पे तक आप जो है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप, या देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम व्रता, इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। उसके अलावा आपको चाकू, छुरी आदि किसी भी इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, और न ही किसी प्रकार का आपको फल काटना है। ये आप जब ये ग्रहण काल हो, यानी जैसे 9:58 से शुरू होगा और मोक्ष काल इसका 1:26 का है, इस मध्य के टाइम में, यानी इस बीच के टाइम पे आपको सोना नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आंख बंद करके ज़्यादा देर तक आपको नहीं रहना है, क्योंकि उसमें झपकी आती है, और झपकी आने के बाद जब हम आंख बंद करते हैं उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पे भी जो है खराब जाता है। एक तो ये है। अब इसके बाद आप जो है कर क्या सकती हैं, कर ये सकती हैं कि नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं, कर ये सकती हैं संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं, कर ये सकती हैं आप जो है कि आप जिस मंत्र से दीक्षित हों, जो आपका गुरु मंत्र है, उसका आप जाप कर सकती हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा खास करके जो है मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का यह विशेष कारक ग्रह है, और माँ का और स्त्री का कारक ग्रह है। तो खास करके महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, और उन महिलाओं की जिनकी राशि कुंभ है, जिनकी राशि मकर है, जिनकी राशि मीन है, जिनकी राशि सिंह है, जिनकी राशि कर्क है, जिनकी राशि तुला है, इन राशि वालों को
इन राशि वाले पुरुष हों या महिला हों, सभी को विशेष ध्यान रखना है। पंडित जी, आपसे एक और सवाल ये रहेगा, क्योंकि जब हम मंत्रों की बात कर रहे हैं, अलग अलग मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, तो लोगों के मन में एक सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या कोई चंद्र देव का भी मंत्र है? देखिए, सबसे बढ़िया मंत्र तो महामृत्युंजय मंत्र है, और महामृत्युंजय मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। उसको जो है कहें तो परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव, जिसको कहते हैं कि हर हर महादेव, जो हर पीड़ा को, हर कष्ट को हरण करने वाले हैं, जो जड़ और चेतन को जो है प्राण देने वाले हैं, उनका मंत्र है महामृत्युंजय। मैं एक बार बोल के बताता हूँ। यह मंत्र यदि आपको आता है तो फिर पूछना ही क्या है। और मंत्रों की जो आपने बात की, तो देखिए, ये जो अपना ग्रहण काल का समय होता है, ग्रहण काल के समय में यदि कोई व्यक्ति मंत्र की सिद्धि करना चाहे, तो जैसे मान लीजिए कि 9:58 से ग्रहण शुरू हो रहा है, उससे पूर्व आप शुद्ध पवित्र हो जाएं और सीधे जैसे 9:58 होता है, उससे 2 मिनट पहले ही जाप शुरू कर दें और 1:26 तक कंटिन्यू आप जाप करते रहें। तो किसी भी मंत्र का सविधि पुरुष चरण नॉर्मल तौर पे आप नहीं कर सकते हो। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र ही है, गायत्री मंत्र का एक पुरुष चरण 24 लाख से होता है। 24 लाख मंत्रों का जब जाप करेंगे तब एक पुरुष चरण होगा, क्योंकि उसमें 24,000 अक्षर, वो 24 अक्षर हैं, इसलिए उसका 24 लाख जब मंत्र जाप करेंगे तब उसका एक पुरुष चरण होगा। तो किसी भी मंत्र का सविधि पुरुष चरण यदि आपको करना है, तो जब से ग्रहण काल शुरू हो और जब तक ग्रहण काल समाप्त होता है, तब तक आप यदि उस मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र आपका जागृत हो जाता है। जागृत का मतलब ऐसे कि जैसे पहले मंत्र कीलित था, ये सारे मंत्र क्या हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा कीलित हैं, और जब इस मंत्र को जागृत करते हो तो ऐसे ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मल में बैठे हैं और मैं आपको उल्टी सीधी 2-4 बातें या कहने का तात्पर्य गाली देना शुरू कर दूं, तो 1 सेकंड में आप अंदर से आग बबूला हो जाएंगे, क्रोध आवेश आ जाएगा। उसी प्रकार ये मंत्र जागृत हो जाता है कि जब आप इसकी सिद्धिकरण कर लेते हो तो तत्क्षण आपका जो है यह काम करता है, लाभ करता है। महामृत्युंजय मंत्र बताना था, उसको मैं बोल के बताता हूँ। गौर करके सुनिएगा, ये 52 अक्षर का मंत्र है और यही महामृत्युंजय मंत्र है। 3 मंत्र होते हैं महामृत्युंजय में, मृत संजीवनी, महामृत्युंजय और मृत्युंजय। तो ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये महामृत्युंजय, सुनिएगा अच्छे से, और इसी मंत्र को आप रात्रि के समय जरूर सुनें। ओं ह्रौं जूं क्षः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओं स्वः भुवः भूः सः जूं ह्रौं ओं। ये 52 अक्षर का मंत्र है। यदि इस मंत्र का कोई व्यक्ति जाप कर ले तो मैं अपनी आस्था और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वेंटिलेटर में भी पड़ा हुआ व्यक्ति, ग्रहण काल की बात कर रहा हूं, वेंटिलेटर में भी पड़ा हुआ व्यक्ति यदि उसकी जिंदगी बची है तो वह जो है स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, और जीवन नहीं है तो मृत्योर्मामृतात्, जो पीड़ा अवस्था में है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मंत्र आपने बताया, इस मंत्र का अगर जाप इस ग्रहण के दौरान हम करते हैं तो किसी भी तरह का जो नकारात्मक असर होगा वो बहुत कम हो जाएगा या फिर नहीं के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। बीमारियों से यदि ग्रसित है, नकारात्मक तो छोटी सी बात हुई, रोग व्याधि बीमारियों से यहाँ तक मैंने बात कही कि वेंटिलेटर में भी पड़ा है और उसका जीवन शेष बचा है तो वो निरोग और स्वस्थ हो जाएगा। यदि जल्दी से हम सीधे सवाल ले लेते हैं डॉक्टर अलंकृता जी से, क्योंकि कहा जाता है अलंकृता जी कि खाना पीना इस दौरान वर्जित होता है जब हम ग्रहण की बात करते हैं, तो क्या वाकई में हानिकारक होता है या इसके पीछे कुछ और रहस्य है? बिल्कुल, आप ये सोचिए, सूर्य और चंद्र 2 ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र हैं पूरे ब्रह्मांड में, और जब इन पे ग्रहण लग जाए और कुल 3 घंटे 29 मिनट का ये सबसे बड़ा ग्रहण जो ये लग रहा है, उस समय पे से 3 पहर पहले ही सूतक काल लग जाता है। अभी भी सूतक काल लगा हुआ है। तो सूतक में जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो आपान जो ऊर्जा है, आपान वायु हमारे अंदर प्रवेश कर लेती है। तो उसके बाद हमें जो है, अगर हम शौचालय का प्रयोग करते हैं या जो भी चीज़ें वर्जित हैं सूतक काल में उनका प्रयोग करते हैं, तो उस वक्त तो वो रोगों को नहीं न्योता देता, लेकिन उसके बाद कई तरह के बैक्टीरियाज, कई तरह की दिक्कतें, और ख़ासकर जब ग्रहण लगा होता है, अगर आप सूतक काल को
के नियमों को नहीं भी मानते, लेकिन जब 9:98 से लेके 1:26 पर ग्रहण लग जाएगा, उस दौरान तो खाना पीना बिल्कुल वर्जित होता है, और बल्कि खाने पीने की वस्तुओं में हम तुलसी डाल देते हैं और अगले दिन उन्हें जो है वो हम दूर कर देते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। और पूरे घर का भी हम शुद्धिकरण इसलिए करते हैं कि जो हमारे वातावरण में उस वक्त क्योंकि आप देखिए हम जो है वो जल तत्व के बने हुए हैं और चंद्रमा जो है वो जल तत्व का कारक है। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव ने अपनी जटाओं से जो है वो गंगा उनके बह रही है और चंद्र को जो है अपने मस्तक पे ही विराजमान किया हुआ है। तो उस समय पे जब हम ध्यान करते हैं, जैसे कि पंडित जी ने बताया महामृत्युंजय का हम जाप करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं जब तब हमें सुरक्षा घेरे में ले आता है और हमें अपने मन को जो है इस वक्त साधना होता है। क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो एंजाइटी में और डिप्रेशन में, और उनके मन में एक अजीब सा कौतूहल सी मच जाती है। स्पेशली आप जिनसे भी मिलेंगे उनका मन जो है आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं अशांत है। तो मन को साधने के लिए ये जो ग्रहण हम करें, जो सही चीज़ें हैं, सकारात्मक ऊर्जा है, उनको हम ग्रहण कर पाएँ, और नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी पृथ्वी पे इस वक्त आज होती है ग्रहण के दौरान, उससे हम दूर हों। इसीलिए हमें जो है ये सूतक काल के नियम भी, और उसके बाद जो ग्रहण है उस समय अपना जप तप साधना करनी होती है। बल्कि निद्रा से भी कहते हैं कि निद्रा भी नहीं करनी होती। और बहुत लोग जो है वो जल में स्नान करके जो है इस मंत्र उच्चारण के साथ मंत्रों को साधते हैं, और इस वक्त साधे हुए जो मंत्र हैं वो जो है बहुत ज़्यादा बाद में आपको फलदायक होते हैं। और खाना पीना इसीलिए वर्जित होता है क्योंकि उसमें जो है विशेष, देखिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा में उथल पुथल है, और पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जब उथल पुथल होती है तो बहुत सारे तरह के कीटाणु भी जो हैं वो पृथ्वी पे होते हैं। उस समय पे अगर हम भोजन ना करें और फास्टिंग करें तो वही जो है वो सही होता है। यानी कि इस दौरान हमें खाना पीना जो वर्जित है वो सिर्फ इसी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति हम पर अपना प्रभाव ना डाल सके। सभी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, तो कई लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या चंद्र ग्रहण को हम देख सकते हैं, सुरक्षित होता है देखना, या फिर नहीं देखिए, और अगर हमने देख लिया तो क्या कोई इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमारे जो फेलो पैनलिस्ट थे वो ये बात बता भी रहे थे कि कई बारी एस्ट्रोनॉमिकली और साइंटिफिकली सिर्फ ये कहा जाता है कि ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसका हिंदू मान्यताओं में एक बहुत गहरा महत्व माना गया है। इसी वजह से चंद्र ग्रहण को नेकेड आइज से देखना या किसी भी प्रकार से उसकी ऊर्जा में जाना ये वर्जित माना जाता है। इसी वजह से हमारे साथ जो आदरणीय आचार्य जी हैं वो भी आपको टाइम एंड अगेन ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए, किस तरीके से आप इसके दुष्प्रभाव से खुद को इम्यून कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। आजकल हम हर चीज़ को एक साइंटिफिकली पैमाने से तोलते हैं, और ज्योतिष शास्त्र जो है ये भी एक साइंस और साथ में शास्त्र दोनों का ही गहरा अध्ययन है। तो ऐसे में एक चीज़ को साइड कर देना ये सही नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो यंग बच्चे हैं उनमें बड़ी एंथुजियाज्म होती है देखने की कि हमें चंद्र ग्रहण देखना है, क्योंकि आजकल वो जो हमारे पास ये सुविधाएं हैं वो अवेलेबल हैं कि आप ये सब जो खगोलीय घटनाएं हैं इन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन इनके साथ जो मान्यता और इनके साथ जो पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं उनको भी आपको ज़रूर समझना चाहिए, उसका जो महत्व है वो आपको समझना चाहिए। इसी वजह से जैसे पहले ही बताया था कि चंद्रमा मनसो जायते, यानी कि ये आपके मन का कारक है। आप देखेंगे कि कई बार, और ये एक बहुत साइंटिफिकली प्रूवन, और कई सारे डॉक्टर्स जो हैं देश विदेश में उन्होंने ये रिसर्च करके प्रमाण दिया है कि जब भी चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर होती है, जब भी चंद्रमा वीक स्थिति में होता है, तो जितने भी मेंटल असाइलम्स होते हैं, जितनी भी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे मानसिक रोगी रहते हैं, वहाँ पर उन लोगों का जो व्यवहार होता है या लोगों के मन में हिंसा की जो एक विचारधारा होती है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे देखने को मिलता है। इसी वजह से इस चंद्र ग्रहण में, या जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जैसी घटना घटित होती है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो आप पर पड़ता है। और जैसे कि शुरुआत में ही कहा था कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य कई सारे देशों में ये जो ग्रहण है वो दृश्य होने वाला है। और स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जहाँ पे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण
दोनों ही ये जो ग्रहण है वो विजिबल होने वाले हैं। और क्योंकि ये पश्चिम दिशा की राशि मानी जाती है, तो ऐसे में पश्चिम जो देश हैं वहां पर इसका जो इम्पैक्ट है वो और ज्यादा गहराई से देखने को मिलेगा। देश और विदेश हर जगह बिल्कुल, इसका असर हमारे देखने देश को का भी मिलता जो है। पश्चिमी भाग है उस पर भी आप देखने वाले हैं कि इस चंद्र ग्रहण का कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधित परेशानियों में वृद्धि हो, या फिर वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तंगी हो, या फिर लोगों के अपनी विचारधारा में, क्योंकि चंद्रमा जो है वो महिलाओं का कारक है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ में इस समय के दौरान जो सरकार है वो भी कई सारे कड़े निर्णय जो है वो लेने वाली है। कोई भी अगर घटना, कोई भी ऐसी हिंसा होती है तो उसको कर्व करने के लिए बड़े बदलाव लेने वाली है सरकार। वानिया जी, आप ये समझाइएगा कि भारत की जब हम बात करें तो भारत में ऐसे कौन कौन से वो जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिलने वाला है इसका? देखिए, अभी से ही आप देखिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी आ चुका है। आपने देखा जैसे पंजाब जो है वहाँ से फ्लड्स शुरू हुई, वेस्टर्न एरियाज, क्योंकि कुंभ राशि है कहीं ना कहीं वेस्ट पार्ट को दिखाती है, तो वेस्टर्न एरियाज पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मोर ओवर क्योंकि ये साल ही मंगल का है तो कहीं ना कहीं साउथ में भी आप इसको एक काफ़ी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो इसका इम्पैक्ट एक ओशियन होता है, एक समुद्र होता है, उसकी टाइड्स पर पड़ता है, यानी कि उसकी लहरों पर पड़ता है। तो जब उसकी टाइड्स पर पड़ता है, प्लांट किंगडम पर पड़ता है, एनिमल किंगडम पर पड़ता है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो लिथोस्फीयर को डिनोट करती हैं, कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं धरती में, पृथ्वी में उथल पुथल लाती हैं, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है, भूचाल आता है, कहीं ना कहीं भूकंप आता है, ये सारी चीजें जो हैं आती हैं। तो इसका दौरान पंजाब पहाड़ी राज्यों में क्या ये इसका 80 का असर है कि पहले से असर नजर आने लगा है? ग्रहण का असर बिल्कुल जो है पहले से भी आना शुरू होता है और अगले 45 दिन तक ग्रहण का असर होता है। जब एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ते हैं, अब यहाँ पर आप चंद्र ग्रहण है, इसके बाद सूर्य ग्रहण होगा, आप देखिएगा नेक्स्ट 45 डेज तक इसका बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट होगा और कुछ भी जलीय घटनाएं, फ्लड्स हो गई, सुनामी हो गई, इस तरह की चीजें जो है आपको लोगों को देखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग एंजाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मेंटल हेल्थ का कारक है। आप मेंटल एसाइलम जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। अननेसेसरी मूड स्विंग्स, अननेसेसरी का ओवर थिंकिंग, और इसका लिंक जो है आपकी कुंडली के चंद्रमा से भी है। जिन लोगों का चंद्रमा जो है आपके चार्ट्स में अगर वीक है, 6, 8, 12 का कारक है, चंद्रमा नीच का है, तो आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है, चंद्रमा की कोई युति बनी हुई है आपकी राहु केतु के साथ, तो कहीं ना कहीं उस पर ग्रहण लग जाता है। तो ये सारे केसेस में जिनका चंद्रमा वीक होता है उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के इश्यूज होते हैं, ओवर थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, उनका सबकॉन्शियस ब्रेन, लाइक दोज पीपल आर वेरी वेरी सेंसिटिव इन लाइफ। तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में, थोड़ा सा ग्रे एरिया, ये सारी चीज़ें जो है इस टाइम पर आएंगी। अब क्योंकि ये ब्लड मून है, क्योंकि ये रेड मून है, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्गर वेवलेंथ आपकी मून से निकलती हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, और इसका जो है ओवरऑल पोल्यूशन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कितना ब्राइटली आप उसको देख पा रहे हो। पर बेसिकली 11 बजे के बाद आपको काफ़ी हद तक विजिबिलिटी होगी। 4 फेजेस में ये रहेगा, और इसके बाद जो है आने वाली नेक्स्ट 3 डेट्स वो भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। जो नेक्स्ट लगेगा वो 2 मार्च 2026 में रहेगा, इसके बाद 31 दिसंबर 2028 में रहेगा। देन द लास्ट वन इज लाइक नॉट द लास्ट वन बट 25 अप्रैल 2032 में इसका नेक्स्ट दिखेगा जो आपकी विजिबिलिटी है। अदरवाइज साल में जो है 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, इनफैक्ट बहुत सारे और प्लैनेट्स पर भी अगर आप साइंस को रीड करेंगे तो और प्लैनेट्स पर भी और एस्टेरॉइड्स पे भी जो है ग्रहण लगते हैं। उसके अगली बात, इस टाइम पर क्या होता है, जो राहु केतु की जो मायावी ग्रह हैं, इनकी जो एनर्जीज हैं एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तभी जो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, बाहर उस रेडिएशन में जो है हमें नहीं जाना होता, ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को एनवायरनमेंट के अंदर जो है मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जैसे देखेंगे, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम पर क्या होता है, पशु पक्षियों को समझ नहीं आता कि ये दिन है या रात है। मैं ये दोनों ग्रहण की बात कर रही हूँ, सूर्य ग्रहण की भी और चंद्र ग्रहण की भी। तो क्या होता है कि अगर पशु पक्षी सो रहे होते हैं, उनको उजाला दिखता है सूर्य ग्रहण पर, तो वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। सिमिलरली चंद्र ग्रहण पर इसका उल्टा होता है, वो अपने घरों में छुप जाते हैं क्योंकि उनको अंधेरा लगता है। तो जब एक एनिमल किंगडम इतना कंफ्यूज हो सकता है, एक प्लांट किंगडम जिसकी लीव्स जो हैं, जिनका एक टाइम होता है शेड होने का, ओपन होने का, ये सारी चीजें जब उन किंगडम पर आ सकती तो ह्यूमन किंगडम पर क्यों नहीं आएंगी। इसका क्लियर इंपैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से बहुत ज्यादा है।
एक लास्ट लाइन में बोलूंगी कि जो लोग भी अपने जीवन में मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो बड़े से बड़ा फिजिकल हार्म जो है वो निकाल जाते हैं। तो इसलिए जीवन में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसका वाइस वर्सा नहीं ट्रू है। जो लोग, आप कितना भी फिजिकली स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप यहां से वीक हो तो आप बड़े से बड़ा कोई भी अपने जीवन में डिसीजन ले ही नहीं सकते। आप अगर मेंटली वीक हो तो आपकी विल पावर स्ट्रांग करने के लिए चंद्रमा का आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे ज्योतिष आचार्य राजपुरोहित जी भी बने हुए हैं। राजपुरोहित जी, जब हम बात चंद्र ग्रहण की कर रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष की भी शुरुआत सूतक में ही हो चुकी है, इसका दोनों का जो संयोग बना है, ये संयोग कैसा है और क्या ये पितृपक्ष की शुरुआत जो हुई है ये शुभ है चंद्र ग्रहण के दौरान होना? सोनिका जी, जैसे कि आज पितृपक्ष का प्रारंभ पहली श्राद्ध का हो चुका है और आज दिन रविवार है। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य अर्थात पिता का कारक, और ऐसे में चंद्रमा मन की गति को कहीं न कहीं स्तंभित करने का प्रयास, स्वयं चंद्रमा पीड़ित अवस्था में जा रहा है। तो यानी पहले से व्यक्ति जो इमोशनल कंडीशन में अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वाभाविक है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो गति और क्षति दोनों कहीं ना कहीं जाकर के वो नुकसानदेह स्थिति में ले जाएगी। लेकिन पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा, आज के दिन इन दोनों का महासंयोग बनना, यानी रविवार और साथ ही साथ पितृपक्ष की पहली तिथि यानी पूर्णिमा तिथि को जो श्राद्ध होता है, इन दोनों का एक साथ आना और चंद्र ग्रहण का लगना, यानी मन कहीं न कहीं संवेदनाओं का अगर आपके हनन हो रहा है या किसी भी तरीके से मानसिक बल आपका कहीं न कहीं टूट रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में पूर्वज आपके लिए आशीर्वाद बन करके खड़े हुए हैं। उसके दो कारण हैं। उसका पहला कारण ये है कि सूतक से पहले अगर आप श्राद्ध कर्म कर लेते हैं, तर्पण कर्म कर लेते हैं, तो यकीनन कहीं न कहीं वो पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होती है। सूतक काल में अगर करते हैं तो पितृ कृपा, जैसे पितरों के लिए तर्पण आप कर रहे हैं, ऐसे देवताओं के लिए भी तर्पण होता है। तो ये कहीं न कहीं एक शुद्धता का विषय है, और शुद्धता से ये तर्पण अगर किया जाए तो यानी सूतक काल से पहले ही ये कार्य अगर संपन्न कर लिया गया हो तो एक शक्ति के रूप में आपके बैकग्राउंड से सदैव आपको एक मजबूती प्रदान करेगा। आज का यह महासंयोग पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का और चंद्रमा के दुष्प्रभाव से बचने का एक बहुत ही सरलतम और सहज तरीका ये है कि अपने पूर्वजों को अपने स्मरण में रखें। साथ ही साथ चंद्रमा मन का कारक जरूर है, लेकिन आज के दिन यह भी प्रयास करें लोग जितना ज़्यादा हो सके विवादों से, अपवादों से, प्रलापों से, इन तमाम गतिविधियों से बचें और बचाएं। अपने परिवार में माताएं, बहनें, पत्नी या फिर किसी के साथ ऐसे बैठ रहे हैं तो वार्ता शैली जो लंबे समय से विवादास्पद स्थिति में है उसे आज सामंजस्य में परिवर्तन करने का एक सही समय है। अच्छा तरीका है कि अगर आप भजन, संध्या, पूजा पाठ, इन तमाम गतिविधियों से दूर हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है, तो कम से कम जो बिखरे हुए रिश्ते हैं उनमें सुधार किया जा सकता है। जी, मैं चाहूंगी राजपुरोहित जी, आप ये भी समझाइए दर्शकों को कि अपने पितरों को खुश कैसे हम कर सकते हैं। पूर्वज अपने आप में स्वयं प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों की कृपा से ही पीढ़ी, वंशावली का जो है उत्थान होता है। तो इसमें ज़्यादा प्रसन्नता के लिए आपको बहुत आडंबर की आवश्यकता या बहुत सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्वज अर्थात हमारी जड़, जड़ अर्थात मेरी वंशावली, यानी हमारा प्राकट्य कहाँ से हुआ? देवताओं की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से हुआ। यदि हम अपने अतीत को भूल जाएंगे, अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यानी हम बिना जड़ के, जैसे कहते हैं कि बिना जड़ के पेड़ वो लंबे समय तक, अगर उसकी जड़ जो है जमीन में बहुत गहरी नहीं होती है तो बहुत लंबे समय तक वो हवाओं को, आंधियों को नहीं झेल पाता है। ऐसे ही मनुष्य अगर अपने अतीत को या अपने पूर्वजों को बार बार स्मरण में नहीं रखता है तो यकीनन उसके पतन का जो है समय और काल, ये दोनों सुनिश्चित होता है। तो इसलिए अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का सबसे सरलतम तरीका है इस पितृपक्ष में कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, सबसे पहली बात, विवाह, मुंडन आदि ऐसे कार्यों को इस समय में नहीं किया जाता है, लेकिन कोई मांगलिक अनुष्ठान कर रहे हैं, वो मांगलिक अनुष्ठान ग्रह दोषों का है या फिर कोई नया उद्घाटन कर रहे हैं, तो पूर्वजों की कृपा से, ये पूर्वज हमारे लिए एक आशीर्वाद हैं। लोग क्या करते हैं आजकल, एक भ्रम पाल करके बैठे हैं कि नहीं, हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसा नया शुरुआत नहीं करना है। देखिए, शिक्षा ये कहती है कि हम अपने पूर्वजों को प्रथम वरीयता दें, हम अपने कुल देवी को प्रथम वरीयता दें। अगर आप अपने कुल देवी और पूर्वज को ही भूल जाएंगे तो हनुमान जी से पता नहीं कब पूर्वज मिले कि नहीं मिले, राम जी से मिले कि नहीं मिले। ये ग्रंथावली का विषय है, पुराणों का विषय है। हमारे पूर्वजों ने हमको पढ़ाया कि राम जी का यह जो है प्राकट्य अयोध्या में हुआ, कृष्ण जी का मथुरा में हुआ। तो हम अपने पूर्वजों की संस्मृति, स्मृति में ही वो चीज़ों की जानकारी हमने अपने जीवन में पाया है। तो ऐसे में अपने विचारों को अपने पूर्वजों से अगर जोड़ते हुए चलेंगे तो यकीनन कहीं न कहीं आपके पूर्वज प्रसन्न भी होंगे। और एक बहुत सरलतम तरीका यह भी है, अगर भोज्य पदार्थ, भोज्य सामग्री घर में बन रही है तो उसमें प्रथम आप अपने पूर्वजों को चढ़ाएं, उन्हें समर्पित कर दें, भोग लगा दें, गौ माता को खिलाएं, प्रणाम करें। इससे लक्ष्मी का वास भी रहेगा, पूर्वज प्रसन्न भी रहेंगे, अतृप्त आत्माएं स्वयं में तृप्त भी होंगी। ये बहुत आसान तरीके आपने बताए हैं।
दर्शकों को कि आप अपने पूर्वजों को कैसे खुश रख सकते हैं। अपने कोई भी कामकाज की आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने पूर्वजों को याद करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अरविंद शुक्ला जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ग्रहण का असर देश भर में हो रहा है, अलग अलग चीज़ों पर देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं इसकी वजह से हो रही है, क्या इसका असर, क्या इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव राजनीति पर भी पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क को जो है पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और मन मस्तिष्क वह चीज़ है, जैसे कि वान्या जी ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में चाहे कुछ भी आ जाए और कितनों भी पोजीशन पे वो संपन्न हो जाए, लेकिन यदि वो यहाँ से परेशान है, यहाँ से संतुष्ट नहीं है, तो उसके जीवन में हर चीज़, हर उपलब्धि आने के बावजूद भी वो दुखी रहेगा। तो राजनीति क्षेत्र में निश्चित रूप से जो है परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति का परिवर्तनशील है वो है मन। एक सेकंड में यहाँ है और एक ही सेकंड ये मन अमेरिका पहुँच जाता है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब मौसम की तो जो है कुछ समय लेके परिवर्तन होता है, जो बहुत जल्दी परिवर्तन होता है वो होता है मन। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा था, थोड़ी देर बाद उसकी सोच जो है नकारात्मक हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा को बलिष्ठ करना और ग्रहण के समय पे, जैसे मान लीजिए बताऊं कि जन्म कुंडली में यदि व्यक्ति का चंद्रमा खराब है तो किस किस तरह से खराब होता है, ये आप लोग जो है जानिएगा, बता रहा हूं मैं। चंद्रमा यदि राहु से युत है, यानी राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, तो कुंडली में वह दोष बनता है ग्रहण योग। चंद्रमा यदि शनि के साथ युति बनाए है तो वह एक योग बनता है विष योग। चंद्रमा यदि सूर्य के साथ बैठा है तो बनता है क्षीण योग। चंद्रमा यदि केतु के साथ बैठा है तो भी बनता है ग्रहण योग। तो कहने का तात्पर्य कि यदि किसी की कुंडली में भी चंद्रमा इन ग्रहों के साथ में बैठा है तो पीड़ित है, चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा है, तो उनके लिए ये स्वर्णमयी समय है कि ग्रहण के समय वो ओम सोम सोमाय नमः, ये बड़ा सिंपल मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र मैंने आपको बोल के बताया ही। और मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बहुत ही सिंपल है, इसका आप जाप कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए ये है कि कहते हैं ना कि व्यक्ति की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी धरोहर क्या है? उसका अपना मनोबल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन का मेन ये कारक ग्रह है, इसलिए भी आपको जो है किसी भी तरह से एज सुन एज भगवान शिव की उपासना आज की रात्रि में, उनका नाम, उनका स्मरण जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बलिष्ठ होती हैं, एक आत्म कारक, एक मन कारक। आत्मा का कारक सूर्य है, मन का कारक आपका चंद्रमा है। तो मनोबल आप अपना बलिष्ठ करें, माता पिता की सेवा करें। जैसी कहीं बात हो रही थी कि आपने एक प्रश्न किया कि पितृपक्ष में हम क्या करें और पितरों को कैसे संतुष्ट करें। तो देखिए, कहते हैं कि आप पूजा जब करते हैं ना, तो पूजा की शुरुआत में पंडित जी बोलते हैं ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम माता पितृचरण कमल देवताभ्यो नमः। कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी अनुष्ठान बगैर पितरों की कृपा से संपन्न नहीं होता है। हम किसी भी पूजा पाठ में जब कोई पूजा करते हैं तो उसमें नांदी श्राद्ध करते हैं। नांदी मतलब आनंद, जो हमें प्रदान करे वो पितृ प्रदान करते हैं। तो इस जो पितर पक्ष में ये पर्वणि श्राद्ध है 15 दिन का, इस 15 दिन के इस पखवाड़े में आपको निश्चित रूप से अपने जो है जो तिथि हो पिता की या दादा परदादा की, उस तिथि पे ब्राह्मण भोजन और तर्पण डेली आप जो है जरूर करें। उससे बहुत अच्छे से आपने समझाया संतुष्ट पंडित जी हमारे दर्शकों को। सैवी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और ये सवाल हर किसी के मन में बना भी रहता है, चंद्र ग्रहण के दौरान अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है, उस दौरान क्या परिवार वालों को कोई जाप करवाना चाहिए? क्या उस दौरान उन्हें कोई पूजा पाठ करवाना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है, जैसे आचार्य जी ने आपको अभी बताया कि कब ऐसी स्थितियां आती हैं जब एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जो है वो प्रभावित या पीड़ित हो जाता है। अब इतने सारे बच्चे जो हैं हो सकता है कि इस काल के अंतर्गत जन्म भी लेंगे, और जाहिर सी बात है कि जब उनका जन्म इस समय के दौरान होगा तो उनका चंद्रमा जो है वो राहु से पीड़ित स्थिति में आएगा। और इसी वजह से अक्सर आप देखेंगे कि ऐसा बच्चा जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक लंबी आयु तक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहता है, ग्रस्त रहता है। और छोटे बच्चों के लिए चंद्रमा जो है वो उनका कारक ग्रह भी माना जाता है। तो ऐसे में बच्चों की जो स्वास्थ्य होती है वो भी कहीं ना कहीं
प्रभावित रह सकती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हाँ, उनको नियम अनुसार जो भी अनुष्ठान जो है वो उनको पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। और साथ के साथ में अगर बच्चे का जन्म का भी नक्षत्र कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है तो उससे भी इसका जो इम्पैक्ट होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो ऐसे कार्य में अगर ऐसी परिस्थितियों में बच्चा जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ उनकी पूजा, कुछ ना कुछ उनके लिए अनुष्ठान जो है वो ज़रूर कराना चाहिए, जिससे बच्चे का जो चंद्रमा है वो अगर उसका दुष्प्रभाव उसके जीवन में पड़ रहा है तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो उसके जीवन से समाप्त हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे ही अभी आदरणीय आचार्य जी हमें बता ही रहे हैं कि किस तरीके से आप जितनी भी जो अभी गर्भवती महिलाएं हैं वो कैसे कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेकर रख सकती हैं। तो देखिए, घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है कि यहाँ पर ग्रह विजिबल है तो ऐसे अन्य कई सारे देश विदेश के भावों में ये ग्रहण जो है वो विजिबल हो रहा है, तो डरिए नहीं, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए ताकि आने वाली जो भी समस्या है उससे आप खुद को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं, इम्यून कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं आज के दिन तो उससे आगे आने वाले समय में आपको बेहद अच्छा फ़ायदा जो है, बेहद अच्छा लाभ जो है स्वास्थ्य में खास करके आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो व्यक्ति हर चीज़ करने के लिए सक्षम है, लेकिन अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास सब कुछ होते हुए भी एक स्वास्थ्य की हानि होने की वजह से व्यक्ति जो है अपने जीवन में अलग अलग हिस्सों में हमेशा परेशानी का सामना जो है वो करता है। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी, आपको छोटी छोटी चीज़ें करके ही आपको सावधानियां बरतनी है। वान्या जी, अगर अभी जो हमें दर्शक सुन रहे हैं, किसी को इसी दौरान जब चंद्र ग्रहण का दौरान होगा, जब समय होगा, कोई शुभ काम करना है, बहुत अर्जेंट है, उन्हें करना ही है उस दौरान, क्योंकि हम यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं कि कोई बड़े निर्णय अपना ले, बहुत ज़्यादा शुभ काम इस दौरान नहीं करने चाहिए। अगर कोई काम उन्हें करना है, कोई बहुत बड़ा निर्णय उन्हें लेना है, तो क्या करे फिर वो? क्या कोई उपाय है उसके साथ कर सकते हैं, कोई मंत्र है इसके लिए? देखिए, पहली बात तो इस टाइम पर जो है अगर अवॉइड करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर ना करें तो बहुत ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी को निकलना है, तो मुझे लगता है कि अपना दुर्गा कवच करके जो है आप अपने घर से बाहर निकलें, या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप करके निकलें, या फिर नमः शिवाय का आप जाप करके निकलें, आप थोड़ा मेडिटेशन करके निकलें। या जो भी वर्किंग फीमेल्स हैं, वर्किंग मेल्स हैं जो कॉर्पोरेट्स में है या नाइट शिफ्ट्स में है, या जिनकी मजबूरी है उस टाइम पर काम करना, तो आप जहाँ पर भी, जिस स्थान पर भी बैठे हैं, जिस भी प्लेस पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो मानसिक जाप जो है आप अपने मन में करते रहिए। दुर्गा कवच आपको अगर नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल में सुन लीजिए। एटलीस्ट मंत्रों का जो आप उच्चारण है कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में तो जाएगा ही जाएगा। अभी जैसे अरविंद जी भी बता रहे थे कि जिनका जैसे चंद्रमा वीक है तो कहीं ना कहीं जो मेंटली वीक है उनको ये थोड़ा सा ज़्यादा हिट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी आपने जो मेरी रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट है उनसे एक क्वेश्चन पूछा था जहाँ पर आपने कहा था, दिस इज नॉट इन रिस्पेक्ट टू एनी पैनलिस्ट, बस मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ इसमें, तो कि जिन बच्चों का जन्म जो है वो ग्रहण में होता है तो क्या उस पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले जिन बच्चों का ग्रहण, ये डेफिनेटली मैं मैम की बात से एग्री करती हूँ कि बहुत सारे उनकी लाइफ में जो है चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। यहाँ पर आप डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली उठा लीजिए, मार्क जकरबर्ग की कुंडली उठा लीजिए, वो दोनों का जन्म जो है वो ग्रहण में ही हुआ है। तो यहाँ पर इसमें बस मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, मैं इनकी पूरी बात से एग्री करती हूँ। उनका माइंड जो होता है ना, राहु एनर्जीज बहुत हाई होती है उनमें। आप डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, अचानक से कुछ भी बोल देता है, वो अचानक से कुछ भी डिसीजंस ले लेता है। तो राहु जो होता है लाइफ में बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। मार्क जकरबर्ग भी देखिए, आप जिस हिसाब से जिस लेवल पर लाइफ में है, तो डेफिनेटली एक्सेप्शंस भी इसमें है, लेकिन जो फिकल माइंडसेट है और अनप्रिडिक्टिव माइंडसेट है, मैं सिर्फ एक आपको राहु की क्वालिटी बता रही हूँ कि ऑल ऑफ ए सडन किसी भी डिसीजन को ले लेना, तो ये चीज़ें इस तरह के जो भी लोग ग्रहण में होते हैं उस तरह की उनकी लाइफ में होता है। उनकी लाइफ में राहु माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। अदरवाइज आप सावधानियां बरतने तो कोशिश करें जिस टाइम पर ग्रहण पीक है, जैसे कि 9:27 से लेकर 1:35 PM अप्रॉक्सीमेटली 1:27 के आसपास, तो उस टाइम पर आप ना निकलें। और अगर आप निकल रहे हैं, अपनी जो भी आप ओम नमः शिवाय का जो भी आप चैंटिंग करते हैं, आप गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र लाइफ में आपको बहुत अच्छा कवर शील्ड देगा, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा। और अपने आप को ना डर से आप कोई एनर्जी को अपने अंदर इन्वाइट मत कीजिए। एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। आप पॉजिटिव रहिए, माइंडसेट से यही सोचिए कि कुछ भी नहीं होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप एक बात बोलिए, यूनिवर्स आई डोंट एक्सेप्ट दिस थॉट, या फिर क्लियर कैंसिल डिलीट। इस तरह की अगर आप चीज़ें करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, प्रोटेक्शन, और इस टाइम पर कुछ भी आप खाइए मत, बहुत लाइट डाइजेस्टिव मील्स लीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेडिकल कंडीशन है देन ऑल्सो आप कुछ ऑयली फूड
फूड जो है जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, उस फूड को आप अवॉइड करें। अपना वाटर इनटेक जो है आप कर सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं जो है वो इस टाइम पर काम ना करें। अगर आप रेस्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बट आप सोए ना, आपका स्लीप नहीं होना चाहिए, बट आप रेस्ट जो है बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस के साथ आप अपने जीवन को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वान्या जी आपने हमारे दर्शकों को बताया। मुझे उम्मीद है जो सवाल उनके मन में बना हुआ है चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए, उनके जवाब उनको मिल रखे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वान्या जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को समझाने के लिए और बताने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे राजपुरोहित जी है लगातार। राजपुरोहित जी, जब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, अगर किसी के जीवन पे इसका असर पड़ा है, किसी के जीवन पे या किसी जिन राशि पे इसका असर हो रखा है, उन पे अगर इसका असर पड़ चुका है, तो कब तक उनके जीवन में इसका असर देखने को मिल सकता है? पूर्वोक्त शास्त्र विदित है और अन्य जो है ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से आपने इसको सुना ही होगा कि चंद्र ग्रहण या फिर कोई भी ग्रहण लगने से पूर्व 3 माह और पश्चात 3 माह ये प्रभावित होता है। पूरी संस्कृति, पूरी प्रकृति और आम जनमानस सभी प्रभावित होते हैं। वस्तुतः क्या है कि चंद्र ग्रहण जो है प्रत्येक मानवों के जीवन को जो है मानसिक रूप से कहीं न कहीं वो बलिष्ठ भी करता है और उसके मन के बल को क्षीण भी करता है। जब चंद्रमा स्वयं पीड़ित स्थिति में जा रहा है तो यानी मनुष्य को कहीं न कहीं सजग रहने की आवश्यकता है। 12 राशियों के अंतर्गत जो चंद्रमा जिसकी कुंडली में महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, या फिर चंद्रमा नीच भाव में बैठा हो, परिस्थितियां विपरीत हों, अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, कैसी भी हों, हमें चंद्रमा को स्ट्रांग लेकर के चलना चाहिए और चंद्रमा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना इस विधि होनी चाहिए कि जैसे भगवान शिव को आदरणीय आचार्य जी ने बताया ही कि भगवान शिव को साक्षी मान करके महामृत्युंजय मंत्रों का जप किया जा सकता है। तो वस्तुतः महामृत्युंजय मंत्र क्या है कि वो साक्षात मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला है और स्वयं महाकाल उसमें साक्षी बन जाते हैं। लेकिन आज एक ग्रह के ऊपर जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे आम जनमानस, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो एंजाइटी, माइग्रेन, थायराइड और नाना प्रकार की गतिविधियों से वो अपने आप में पीड़ित और प्रताड़ित स्थिति में है। उसकी एक वजह ये भी है कि स्वयंभू हो जाना, वो परिवार का किसी सदस्य के कारण से मानसिक तनाव हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, गृह कार्य में हो सकता है, अन्य गतिविधियों में हो सकता है। तो उन माताओं को कैसे स्वस्थ रखना है वो भी 12 राशियों के जातक में आते हैं। अपने घर में कोई पशु पक्षी अगर आपने पाल करके रखा है या आसपास कोई पक्षी ऐसा है जिसको वास्तव में मेडिसिन, दवा की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, तो उसे कैसे चंद्रमा इन तमाम प्रकार की गतिविधियों को, अच्छे विचारों को उत्पन्न करता है। चंद्रमा मनसो जातस् चक्षोः सूर्यो अजायत स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। चंद्रमा मन का कारक जरूर है, चंद्रमा जल तत्व का कारक है। इस पूरी शरीर में आधा से ज़्यादा जल है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ऐसे में आपकी शरीर पर ये जो रिफ्लेक्ट होगा, जो किरणें आएंगी, या आपके आसपास रह रहे वन्य जीवों पर ये जो किरणें आएंगी, ये जो प्रकाशित कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं पूरी प्रकृति को या फिर जल को, अपने आप को सौम्य रखो। आसपास के वातावरण को जितना हो सके उस समय सहज रखो। प्रार्थना करो, निवेदन करो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। किसी भी मंत्र का जाप आप करते हुए अपने अंदर विश्वास बैठाइए कि हमारा मन, हमारी मनोशक्ति, हमारा मनोबल यह टूटेगा नहीं और चंद्रमा पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव यह प्रकृति पर भी नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ मनुष्यों पर भी नहीं पड़ेगा। अपने साथ साथ आप सदैव जो है वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में अवश्य सोचिए। आज वनस्पतियों का हनन हो रहा है, नाना प्रकार से गतिविधियां आप देखिए, तांडव मचा है। जब से शनि मीन राशि में गए हैं 29 मार्च सन 2025 से शनि का मीन राशि में जाना, उसके बाद से युद्धात्मक स्थिति, प्रलयात्मक स्थिति, नाना प्रकार की गतिविधियां आप लोग अवलोकित कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं। अभी गुरु अतिचारी रूप में मीन राशि में स्वयं बैठे हुए हैं, तो शनि बैठे हुए हैं मीन राशि में, माफ कीजिएगा। तो अतिचारी गुरु का यह स्वरूप कहीं न कहीं देखने को यह भी मिल रहा है कि व्यक्ति अपना जो डिसीजन ले रहा है वो बहुत आक्रामकता में ले रहा है। कोई भी कार्य कर रहा है वो एकदम भरा पड़ा है। तो ऐसे में चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगना एक कहीं न कहीं व्यक्ति की मनोदशा को और ज़्यादा परिवर्तनशील स्थिति में ले जाएगा, यानी विवादों का, क्लेशों का कारक हो सकता है। आपको करना क्या है? मौन रहना है। आप मौन कैसे रह सकते हैं? एकांत में रह सकते हैं। परिवार के साथ बैठे हैं, मेल जोल से रहिए, नहीं तो अपने आप को किसी एकांत स्थिति में प्रयास करिए कि गर्भ की स्थिति में यदि कोई माता हो तो उस समय लाइट बल्ब को जला करके रखे, और शयन स्थिति में है अगर तो सोने का प्रयास न करें। अस्वस्थ हैं, कोई मेडिसिन लेकर के अगर आप सो रही हैं तो सोएं, वहाँ पर वातावरण सानुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। जी ठीक है। तो किस तरीके से आप ज्योतिष, ये जो हमारे ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है, आपको ये समझा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का असर अगर आपके ऊपर हो रखा है, अगर किसी तरह के विवाद में आप फंसते हैं तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? पंडित अरविंद शुक्ला जी, क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल बना हुआ है कि मेरी राशि पे क्या इसका असर हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है, हमारे दर्शकों को ये क्लियर करिए कि वो कौन कौन सी राशि है जिसपे इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है।
जी जी, देखिए जैसे कि यह ग्रहण जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में हो रहा है, मतलब शतभिषा के लास्ट और पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में यह ग्रह प्रवेश कर रहा है, ये ग्रहण प्रवेश कर रहा है और राशि कुंभ है। तो मीन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन 3 राशियों में तो प्रभावशाली ज़्यादा है। इसके बाद सिंह राशि, तुला राशि, कर्क राशि। अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको बता दूं। जिनकी मेष राशि है उनके लिए ये ग्रहण, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, मैं डिटेल में जो है बता देता हूँ। जिनकी मेष राशि है उनके ग्रहण ये अर्निंग स्थान पे है, आय क्षेत्र उनके खुलेंगे और जहाँ कहीं भी उनका पैसा फंसा हुआ था वो पैसा अब वापस आएगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी। जिनकी वृष राशि है उनके कर्म क्षेत्र में है, वो कर्म के प्रति समर्पित हों और निश्चित रूप से उनके जो कार्य अभी तक नहीं बन पा रहे थे या बॉस से या नीचे जिनसे अभी तालमेल उनकी नहीं बन पा रही थी, अब निश्चित रूप से बनेगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके यह ग्रहण जो है भाग्य स्थान पे पड़ रहा है, तो उनका जो कार्य अभी तक रुका हुआ था, जो भाग्यवश उनकी कोई चीज़ हो नहीं पा रही थी, प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनका वह कार्य निश्चित रूप से होगा। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए ये ग्रहण खराब है, क्योंकि उनके अष्टम हाउस में ये ग्रहण पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य को लेके और ख़ास करके पेट से रिलेटेड संबंधित चीज़ों की जो है उनको ज़्यादा सावधानी अपने आप में रखनी है। बीपी, हार्ट, लीवर, किडनी आदि किसी भी चीज़ों की उनको दिक्कत ना हो, ऐसा खान पीन अपना करें। और चूँकि ये कर्क राशि ये वही राशि है जो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा इस राशि का अधिपति है, तो इसलिए वो अपना विशेष सावधानी बरतें। जिनकी सिंह राशि है उनके सप्तम हाउस में रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी जो है करवाहट, थोड़ी सी तनाव, थोड़ा बहुत उनके जो बीच में है कुछ जो है प्रतिस्पर्धा की स्थिति हो सकता है। तो इसमें उनको जो है एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी का रोल निभाना है। जिनके षष्ठम हाउस में, यानी कहने का तात्पर्य कि कन्या राशि वालों के षष्ठम हाउस में ये ग्रहण हो रहा है, तो जो विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में हैं, जो प्रतियोगिता का एग्ज़ाम जो है दे रहे हैं और जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी के मामले कोई चल रहे थे या जो कोई हारी बीमारी से ज़्यादा जूझ रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल की घड़ी है, तो लेकिन राहत मिलेगी। अब बात मेन करें पंचम हाउस की, तो पंचम हाउस यानी कहें कि तुला राशि, जिनकी तुला राशि उनके पंचम हाउस में ग्रहण है, तो उनको सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में डिसीजन लेने में ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि विवेक, बुद्धि, मति पंचम हाउस से ही प्राप्त होती है और चंद्रमा वहाँ राहु के साथ में है। तो राहु क्या करता है? मति को मंद कर देता है, कुंद कर देता है। अब जिनकी वृश्चिक राशि है उनके ग्रहण जो है क्या नाम से चतुर्थ हाउस में है, तो भूमि, भवन, वाहन आदि यदि ले रहे हैं तो अभी रुक जाएं, 40 दिन तक किसी प्रकार की कोई लेना देना ना करें और माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जिनकी क्या नाम से धनु राशि है उनके पराक्रम स्थान पे ये ग्रहण है, तो उनको जो है विशेष ये ध्यान रखना है कि अपने भाई बहनों से किसी प्रकार का कोई विवाद या कोई भी आप काम ऐसा ना करो कि पता चला आपको वहाँ सफलता मिलनी नहीं है और बेवजह आप वहाँ के चक्कर काटे जा रहे हो। जिनकी जो है मकर राशि है उनकी द्वितीय स्थान पे ये ग्रहण पड़ेगा, तो मकर राशि वालों को विशेषकर जो उनकी संपत्ति यानी बैंक बैलेंस जो है वो अभी ठहरे, किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट में हो या भूमि भवन में हो या कोई नया कार्य शुरू करना है तो अभी ना करें। जिनकी कुंभ राशि उनकी लगन पे ही जो है तो ये ग्रहण पड़ रहा है, उनको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और उनको किसी प्रकार की भी कोई लापरवाही अभी भूल के भी नहीं करनी है, कम से कम 40 दिन। अब जिनकी जो है मीन राशि है उनके ग्रहण जो है यह एक तरह से व्यय स्थान पे है, तो वह व्यर्थ की कोई यात्राएं ना करें और व्यर्थ का कोई खर्च ना करें और ख़ास करके चोट चपेट और एक्सीडेंट से विशेष सावधान रहें। अब ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। उपाय क्या है? उपाय हर राशि का अलग अलग तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्रहण के टाइम पे जो आपको उपाय करना है, जो तुम तप करहु कुमारी का नहीं मेट सके त्रिपुरारी, ये उपाय आपको त्रिपुरारी का करना है। अर्थात नारद जी ने माँ पार्वती से यही कहा था कि हे जो है गौरी, जो तुम तप करहु कुमारी का नहीं मेट सके त्रिपुरारी। यदि आपको जो है भगवान शिव को प्राप्त करना है तो आप भगवान शिव का नाम लें, वो हर चीज को मेट सकते हैं। कोई जीवन दे सकता है और कोई यदि जीवन ले सकता है तो लेने और देने वाला काम भगवान शिव का है। हम आए थे और जा रहे हैं, आने और जाने के जो बीच का समय है उसका लेखा जोखा भगवान शिव के पास होता है। तो कहने का तात्पर्य कि चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण चंद्रमा विशेष पीड़ित है,
चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण कर रखा है, तो आप भगवान शिव के मंत्र का जाप कीजिए। मेष से लेकर मीन राशि वाले निश्चित रूप से हर चीज़ में आपको जो है लाभ मिलेगा और जो पीड़ा आपको मिलने वाली है उससे आप निजात पाएंगे। तो कुल मिलाकर भगवान शिव की साधना में लीन रहना है इस दौरान, ये दर्शकों को समझ में आ चुका है। सैविज, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम ये बात कर रहे हैं लगातार कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या नहीं करना है और क्या हमें करना चाहिए, लेकिन जब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना चाहिए, तब क्या करना है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है कि हम उस समय की तो बात कर रहे हैं जब चंद्र ग्रहण है, लेकिन उसके बाद क्या। देखिए, चंद्र ग्रहण का ये जो समय होता है इसका ऑब्वियसली नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलता ही है, लेकिन ये समय जो है साथ में आपके लिए एक रिजुविनेशन का समय भी है। यानी कि पिछले आपसे जो भी कार्य गलत हो चुके हैं उन सभी को उसका एक तरीके से आप प्रायश्चित भी कर सकते हैं, आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं और साथ में उपवास भी, क्योंकि ये जो समय है ग्रहण काल में इसमें आपको वैसे भी कुछ खाना पीना आपको जो है उसका परहेज ज़रूर करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी ना है कि आप नहीं कर सकते हैं परहेज। तो उस तरीके से आप मानसिक तरीके से भी और शारीरिक रूप से भी अपने आप को थोड़ा सा एक तरीके से हम कहते हैं कि कठिन अवस्था में लेकर आते हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर आपको एक नियंत्रण जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। इसी के साथ में जब ग्रहण की अवधि जो है वो समाप्त हो जाती है तो सबसे पहले आपको पूरी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए, नए वस्त्र जो हैं वो आपको धारण करने चाहिए और साथ के साथ में आपको, क्योंकि आप मानसिक जाप जो है वो तो कर ही रहे हैं, तो उससे आपकी मानसिकता की जो शुद्धि है वो तो साथ साथ हो ही रही है। साथ में ग्रहण काल के बाद में आपको किसी भी स्त्री को, किसी भी महिला को जो चावल है या फिर काली उड़द की दाल है, अगर आपकी शनि की राशियों से आप प्रभावित हैं तो उसका दान आपको ज़रूर करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घर से एक सदस्य बीमार होता है, वो ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, फिर तीसरा, यानी कि आपके घर से अगर दवाइयों की जो चेन है वो खत्म ही नहीं होती है, बार बार स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपके जीवन में लगी ही रहती हैं, तो ऐसे में इस ग्रहण के दौरान आपको एक कार्य ज़रूर करना चाहिए। कोई भी ऐसी दवाई जो आप एट दिस प्रेजेंट, कोई आपके पास ऐसी पुरानी दवाई है जो आप पहले लेते थे बट अभी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की जो दवाई है उसका दान है उसको आपको अपने घर से ज़रूर निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे अपने घर से निकाल रहे हैं तो प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसे नहीं कि आप सड़क पे या कहीं भी इसको अन्य जगह पे फेंक दे रहे हैं जिससे कोई अन्य जानवर या पशु पक्षी इसको ग्रहण करे। तो अच्छे से इसको रैप करके आपको कूड़ेदान में, जो सार्वजनिक कूड़ेदान होता है, डस्टबिन होता है, वहाँ पर आपको इसे थ्रो करना चाहिए। उससे अगर बार बार आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रहती हैं, दवाई अगर घर से निकलती नहीं है, चाहे क्रोसिन की गोली क्यों ना हो, चाहे सैरिडोन ही क्यों ना हो, आपको बार बार खानी पड़ती है, तो इस तरीके की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो बार बार आती हैं उसका नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो आपके जीवन से खत्म होता है। तो ये एक उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए विशेष करके। जी, आचार्य राजपुरोहित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी चंद्र ग्रहण और 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण, क्या इन दोनों का कोई संयोग बन रखा गया? एक बहुत बड़ा संयोग है और चंद्रमा की पीड़ित स्थिति में जाने के पश्चात ही सूर्य ग्रहण का आना और ऐसे में पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी अमावस्या तिथि को यह ग्रहण लगना, एक तरीके से जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को कहीं न कहीं इग्नोर करने का प्रयास करेगा या फिर उन्हें मानसिक संवेदनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, यकीनन वो कहीं न कहीं पीड़ा का कारक बनेगा और वो पीड़ात्मक स्थिति में जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी, जैसे जो व्यापार कर रहे हैं उनकी तमाम डील भी कैंसिल हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में उनको दिक्कत आ सकती है। ये एक दूसरे का पूरक, जैसे चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है तो साथ ही साथ सूर्य के ऊपर, इस 15 दिन के गैपिंग के अंदर आप देखिएगा कि प्रकृति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ राजनीतिक भविष्य जो है वो कहीं न कहीं अधर स्थिति में जा रहा है कि एक तांडव स्वरूप, एक युद्धात्मक स्थिति पहले से मार्च से लेकर के और ये अक्टूबर तक का जो महीना है सबसे संवेदनशील महीना ज्योतिषीय दृष्टि से माना गया, देखा गया। वैज्ञानिकों ने भी इस पर परीक्षण किया, आदि लोगों ने भी जो तमाम प्रश्न उठाते थे ज्योतिषों पर, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा अपनी आंखों से कि ये जो काल चक्र रहा ये बहुत ही बुरा रहा। ये जो अक्टूबर महीना है, अभी अंत तक अक्टूबर के कहीं न कहीं कुछ ऐसे दृश्यमान स्थिति आएगी सामने जो वास्तव में जनमानस के लिए, पूरे संसार के लिए एक कठिन स्थिति होगी। वो ज़रूरी नहीं है कि भारत देश को ही झेलना होगा, वो अन्य कई सारे देश भी उसको झेलेंगे। वस्तुतः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इन दोनों ग्रहण का एक साथ आना और 15 दिन के गैपिंग पे आना, बहुत सारे जो बीमार चल रहे लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में बहुत ज़्यादा तनाव बन सकता है। परिवार में एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि कुछ लोग जो हार्ट के पेशेंट
पेशेंट हैं और लंबोत बीमार हैं या फिर आईसीयू में आइसोलेट हैं जो भी हैं, उस परिस्थिति में उनके लिए कहीं ना कहीं एक समस्या ज़्यादा है, चिंताजनक स्थिति है। आप जितना संभव हो सके उतना भगवान शिव के शिवालय में आप प्रणाम करें, निवेदित करें, वहाँ पर दर्शन करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना हनुमान जी को मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते पर लाल पेन से राम राम लिख करके 21 पत्तों की माला प्रत्येक मंगलवार, जब तक यह पितृपक्ष चल रहा है आने वाले सूर्य ग्रहण तक, अगर ऐसा क्रम किया जा रहा है यानी 2 मंगलवार पड़ेगा, तो यकीनन मानिए कि इन दोनों ग्रहण के अंतर्गत दुष्प्रभावों से प्रत्येक मनुष्य पारिवारिक रूप से वह बच सकता है। तमाम रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं वो भी अपने आप में बच सकते हैं। यदि गर्भावस्था में कोई बालक पल रहा है, दोनों ग्रहण से उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तरंगें कहीं न कहीं प्रभावित होती हैं और प्रकृति प्रभावित होती है, तो अभी चंद्रमा संवेदनशील स्थिति में कहीं न कहीं जल तत्व को शरीर में प्रभावित करता है और सूर्य के ग्रहण आने पर भी वो ग्रह जो है शरीर को प्रभावित करेगा। तो गर्भ में पल रहा जातक, उसके ऊपर नेत्र विकार, मानसिक रूप से अस्वस्थता, तो इन तमाम चीज़ों से उन माताओं को बहनों को सजग रहने की इसलिए आवश्यकता है कि आप जितना संभव हो सके उतना नारायण कवच का पाठ करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का आप श्रवण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सुनने की भक्ति पहले बताई गई है। संतों का, गुरुजनों का, माताओं का, पिता का, इन सब का सम्मान करें, उनके बनाए गए दृष्टिकोण पर आप चलने का प्रयास करें। यदि कोई अपवाद या फिर इन 15 दिन के अंतर्गत में आप बाहर जाकर के किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं भी ऐसे खुले दृश्य की स्थिति में, तो आपके पूर्वज तो नाराज होंगे ही, साथ ही साथ आपके ऊपर एक दुष्प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती माताओं के लिए बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी अन्य जनमानस पर इसका प्रभाव देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। वस्तुतः सरलतम उपाय सिर्फ यही है कि हनुमान जी की उपासना की जाए, भगवान शिव की आराधना की जाए। जी ठीक है, मैंने पूजा पाठ करके आप किसी भी तरह के दुष्प्रभाव को अपने ऊपर आने से आप बचा सकते हैं। और सैवी जी, मैं आपसे अब कुछ जानना चाहूंगी। हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि ग्रहण को लेकर क्या असर हो रखा है देश के अंदर, विदेश के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखिए जो भारत के रिश्ते हैं बाकी देशों के साथ, जो महाशक्तियां एक साथ अब हम देख रहे हैं मंच पे आ रही हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद क्या इन देशों में भी कोई असर पड़ने वाला है? जो हमारा रिलेशन है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ने तो नजर आएगा? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, क्योंकि अभी जो रीसेंट मुलाकातें हमारे देश के नेतृत्व करने जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो रीसेंट मुलाकातें हो रही हैं लोगों के साथ में और विश्व भर में लोगों के साथ में हो रही है, तो इसके ऊपर सबका सबसे ज़्यादा ध्यान है कि ये जो अब गठबंधन बन रहा है चाइना का, रशिया का, इंडिया का, ये कहाँ जा रहा है। और क्योंकि अमेरिका जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा दबाव टैरिफ्स के थ्रू डालने का प्रयास कर रहा था अन्य देशों पे, तो उसका किस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम अमेरिका की कुंडली की बात करते हैं तो उनकी अष्टम भाव की जो दशा है वो चल रही है, और वो भी रेट्रो प्लैनेट की। जब अष्टम भाव और रेट्रो प्लैनेट दोनों चीज़ें साथ में एक्टिवेट हो जाती हैं, तो रेट्रो प्लैनेट का एक कार्य ये होता है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ विपरीत फल उसमें लेकर आता है। और अष्टम भाव जो है कुंडली का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरीके से सडन बदलाव लेकर आता है। तो आप ये देखेंगे कि वो कभी कुछ कहते हैं फिर एकदम से पलट जाते हैं, एकदम से बदल जाते हैं। और मेरे अभी जो सहयोगी पैनलिस्ट थी उन्होंने भी जिक्र किया था उनकी कुंडली में कि उनकी कुंडली में भी चंद्रमा और साथ में राहु जो है वो एक साथ प्लेस्ड है। और जैसे कि उन्होंने खुद ही बताया कि चंद्रमा और राहु जब एक साथ प्लेस्ड होते हैं तो वो अपनी बातों पर, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है, बहुत जल्दी से उनकी परिवर्तन, उनकी अपनी सोच में परिवर्तन जो है वो बार बार आता है। और जब हम इसे एक देश के नेतृत्व करने के तौर पर देखते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी नहीं है, जिसका कहीं ना कहीं एक तरीके का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के रिलेशंस पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज़, चाइना की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो चाइना की जो कुंडली है वो नारद द्रेषकांड, और साथ में अगर हम उनके नवांश की बात करें तो वो बनता है राक्षसी नवांश। ये दोनों ही चीज़ें जो है, नारद, आप पता है, सब लोगों को पता है कि नारद जी किस चीज़ के लिए फेमस है, कि वो हर जगह जाके जो भी बात होती है वो बात उगलवा भी लेते हैं और बात का जो पीछे का एक रहस्य होता है वो निकाल भी लेते हैं। तो ऐसे में जब भी आप देखेंगे कि चाइना जहां भी दोस्ती करता है उसमें अपना बेनिफिट सर्वप्रथम रखता है। इसी कारण से जब भी वो, जो भी अभी इस समय के दौरान अगर हमें ये लग रहा है कि चाइना हमसे फ्रेंडशिप कर रहा है या हमारी हेल्प करेगा, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना अपना फायदा सर्वोपरि रखता है। लेकिन रशिया की अगर हम बात करते हैं तो रशिया का लग्न बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रहों से प्रभावित है। इसी कारण से रशिया जो भी बात करता है वो स्पष्ट करता है, और अमेरिका की तरह रशिया की कुंडली में कोई भी विपरीत राजयोग जो है वो नहीं बनता है, जिसकी वजह से जो भी उनकी रणनीति होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, वो हमेशा सामने से आकर जो भी करते हैं वो करते हैं।
तो इंडिया एंड रशिया की जो अलायंस है वो स्ट्रांग होती हुई नजर आती है। क्योंकि अभी हम चंद्र ग्रहण का जिक्र कर रहे हैं और आदरणीय आचार्य जी ने अभी बार बार इस बात का जिक्र किया कि 15 दिन के अंदर जब 2 ग्रहण एक साथ घटित होते हैं और जब उनका प्रभाव इतना ज्यादा तीव्र होता है, तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि इस समय के दौरान आप देखने वाले हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस चंद्र ग्रहण का थोड़ा सा लाभ, थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ नजर आता है। और वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इस तरीके की डील्स होने वाली हैं अन्य कंट्री से, जो उनके लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का जो फायदा इस दौरान होने वाला है, जिससे हमारे देश को थोड़ा सा नुकसान होता हुआ नजर आता है। बट जैसे कि मैं एक चीज भी ये बोलना चाहती हूँ कि अभी हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा जो है वो प्रभावित या पीड़ित होता है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली अगर आप देखेंगे तो चंद्र और मंगल की जो युति है वो उनके लग्न में हो रही है। उनका स्कॉर्पियो लग्न बनता है, वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है, जहां पर उनके भाग्येश जो है, चंद्रमा जो है वो पीड़ित हैं, लग्न में नीच के हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्योंकि वो वहां पर अपनी स्व राशि में मंगल के साथ बैठे हैं तो नीच भंग राजयोग बनाते हैं और उनसे ज्यादा अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता मुझे नहीं लगता एट दिस प्रेजेंट हमारे देश में किसी भी और व्यक्ति में है। तो ऐसे में मैं ये भी सबको बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा प्रभावित, पीड़ित या फिर नीच का होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी से कम है। हाँ, उनको दूसरों से एक अलग शक्ति या एक अलग ऊर्जा जो है वो प्रदान होती है। और कई सारे अन्य एस्पेक्ट्स होते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर जो हम कुंडली में स्टडी करते हैं, जो ये स्पेसिफाई करता है कि बच्चे की कुंडली कितनी ज्यादा मजबूत या कितनी ज्यादा निर्बल है। सकारात्मक असर भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पंडित अरविंद शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छे से ये समझाया कि राशियों पे किस तरीके का असर होगा। मैं चाहूंगी जल्दी से और बेहद आसान तरीके से, आसान भाषा में आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि कौन से उपाय उन राशियों को करने हैं ताकि किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव उन पर ना हो। जी, जैसे मैंने मेष से लेके मीन राशि तक के विषय में जो है बताया है आपको संक्षिप्त में कि ऐसा फल होगा इस ग्रहण का। तो मेष राशि वालों को जो उपाय करना चाहिए, उनको इस दिन यानी आज के दिन जब ग्रहण काल का समय है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या प्रभु राम के किसी भी जो है मंत्र का जाप कर लें। ओम श्री रामचंद्राय नमः या ओम हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेंगे तो भी उनको विशेष लाभ होगा। जिनकी वृष राशि है वो जो है दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप कर लेंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है वो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का मात्र जाप कर ले, इससे उनको जो है जो भी परेशानी आ रही है उस परेशानी से राहत मिलेगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए जो है सर्वोत्तम रहेगा ओम नमः शिवाय। स्त्रियां हैं तो नाम जो पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, स्त्रियां हैं तो शिवाय नमः या महामृत्युंजय कर लेते हैं तो सर्वोत्तम है। जिनकी सिंह राशि है वो जो है ओम घृंग घृणी सूर्याय नमः या ओम विष्णवे नमः। जिनकी कन्या राशि है वो जो है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें। जिनकी तुला राशि है वो सीधे जो है भगवती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें या ओम दुन दुर्गाई नमः इस मंत्र का जाप कर लें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर लें। जिनकी वृश्चिक राशि है वो सीधे जो है भगवान हनुमान जी का या प्रभु रामलला की किसी भी मंत्र का जाप कर लें जो मैं मंत्र बता गया, जैसे ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम हनुमते नमः या बजरंग बाण का पाठ कर लें, उनके लिए बहुत ही लाभ रहेगा। जिनकी धनु राशि है वो निस्संदेह जो है प्रभु राम का या तो राम रक्षा स्तोत्र पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनकी मकर राशि है वो भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप कर लें या शिव गायत्री का जाप कर लें तो वो भी अच्छा रहेगा। जिनकी कुंभ राशि है वो कोशिश करें कि महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करें और यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पाते तो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ये भगवान शिव की जो है वेदोक्त गायत्री मंत्र है, जो है तंत्रोक्त नहीं है, वेदोक्त मंत्र है ये, इस मंत्र का जाप कर लें। और जिनकी मीन राशि है वो बड़े अनन्य भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गजेंद्र मोक्ष या राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ये मेष से लेके मीन राशि तक का मैंने बताया। अब आपको समझना देखिए ये है कि इस पृथ्वी में प्रधान क्या है, भाग्य या कर्म। तो प्रधान चीज है भाग्य। जब भी कर्म और भाग्य की प्रतिस्पर्धा होती है तो
तो भाग्य सदैव जो है झुकता है और कर्म जीतता है। क्यों? कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात से सिल पर परत निशान। तो जो व्यक्ति प्रयत्न करता है, सतत प्रयास करता है, तो एक रस्सी भी पत्थर में निशान बना देती है। तो जो भी कुछ आपको ग्रहण से अरिष्टता प्राप्त हो रही है या दोष प्राप्त हो रहा है, उस दोष से बचने के लिए आप ये उपाय करें, निश्चित रूप से आपको जो है लाभ मिलेगा। और कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस पृथ्वी में हर पदार्थ, हर सफलता विद्यमान है। जो कर्मठ पुरुष होता है, जो कर्म के प्रति अपने समर्पित होता है, वह उस लक्ष्य को, उस चीज को, उस मंजिल को प्राप्त करता है। और जो कर्महीन होता है, अकर्मण्य होता है, वह उसको नहीं प्राप्त कर पाता। ठीक है, मैं चाहूंगी जल्दी से राजपुरोहित जी आपसे ये समझना कि जो लोग रात के समय ऑफिस जाते हैं, रात के समय उनका वर्क है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको मंत्र जाप करना है, आपको पूजा पाठ करना है, बहुत कम समय, आपको जल्दी से समझाना होगा दर्शकों को। विशेष रूप से अगर आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, महामंत्र का जप करें। ये ग्रहण के दोषों से आपको बचा करके रखेगा। दूसरी बात ये कि खान पान अगर आप रात्रिकालीन वेला में कर रहे हैं तो ग्रहण के दौरान ना करें बिल्कुल भी। हो सके तो जितना संभव हो, गर्भवती स्थिति में माताएं जो भी हैं या बच्चे लोग आज जो भी हैं, वो डिजिटल, सोशल आदि तमाम चीज़ों से, टेलीविज़न से अपने आप को दूर रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चंद्रमा से संबंधित ये जो ग्रहण लग रहा है, जब जब इस राष्ट्र में गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री ये चार प्रताड़ित स्थिति में रहेंगी, तब तब ग्रहण का दुष्प्रभाव कहीं न कहीं मानव जीवन पर, मानव सभ्यता पर देखा जाएगा और प्रकृति पर भी देखा जाएगा। इसलिए पुरुषों को और खासकर बौद्धिक जनों को, प्रबुद्ध जनों को संयमित रहने की मैं विशेष सलाह देता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को ये समझाया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी है कि क्या उन्हें इस दौरान करना है, क्या नहीं करना है, कौन से मंत्रों का जाप आपको करना है और किस तरह के उपाय आपको अपनाने हैं, किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसे आप जो दुष्प्रभाव होते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान उनसे आप बच सकते हैं। सबसे बड़ी कवरेज भारत एक्सप्रेस पे लगातार जारी है और इन बातों को समझाने के लिए पंडित अरविंद शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया, सैवी जी आपका भी शुक्रिया और राजपुरोहित जी आपका भी बहुत शुक्रिया।